नमस्कार, जय श्री राम। मैं विपिन विश्वकर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। ये YouTube पे मेरा तीसरा वीडियो है और ये वीडियो होने वाला है ग्रेविटी पर। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व मतलब भारी या भारपन, आकर्षण मीन्स अट्रैक्शन। तो दो बॉडीज़ के बीच में होने वाले अट्रैक्शन को या लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी एक फंडामेंटल इंटरैक्शन है या ग्रेविटी को एक फंडामेंटल इंटरैक्शन बोला गया है जो कि 4 फंडामेंटल इंटरैक्शंस में सबसे वीक है। ग्रेविटी को 4 फंडामेंटल इंटरैक्शन में सबसे वीक माना गया है। ये 4 फंडामेंटल इंटरैक्शंस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिससे जो एटम के अंदर फोर्स लगता है उसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, जिससे ग्रेविटी 10⁻38 टाइम्स वीक है। दूसरा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस, इससे ग्रेविटी 10⁻36 टाइम्स वीकर है। और लास्ट में आता है वीक इंटरैक्शंस मतलब न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, इससे ग्रेविटी 10⁻29 टाइम्स वीकर है। इतना वीक ग्रेविटी इतनी वीक क्यों है? साइंटिस्ट का कहना है कि ग्रेविटी बहुत ही बड़े ऑब्जेक्ट्स के बीच में ऑब्जर्व की जाती है। छोटे ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटी बहुत ही वीक होती है। और सम ऑफ द साइंस पीपल बिलीव दैट ग्रेविटी इज़ एन इमर्जेंट फोर्स, मतलब जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। ग्रेविटी कोई डायरेक्ट फोर्स की तरह काम नहीं कर रही है। ग्रेविटी एक इमर्जेंट फोर्स है जो कई फंडामेंटल इफ़ेक्ट्स के द्वारा इमर्ज हो रही है क्वांटम लेवल पर। वैसे तो कई थ्योरीज़ हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर थ्योरी है सिंप्लाइसिस की। ग्रेविटी इमर्ज होती है सिंप्लाइसिस से। अब ये सिंप्लाइसिस क्या होते हैं? सिंप्लाइसिस जियोमेट्रिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं स्पेस और टाइम के। तो मॉडर्न साइंस का यही मानना है कि ग्रेविटी इमर्ज हो रही है सिंप्लाइसिस से। वाई डू ऑब्जेक्ट्स फॉल टूवर्ड्स अर्थ? चीज़ें धरती की तरफ नीचे ही क्यों गिरती हैं? न्यूटन ने भी शायद यही सोचा होगा जब उन्होंने सेब को पेड़ से नीचे गिरते हुए देखा। उन्होंने सोचा होगा कि ये सेब सीधा नीचे क्यों गिरा, दाएं बाएं या ये आसमान में भी तो उड़ सकता था, ये नीचे ही क्यों गिरता है। शायद उन्होंने उसी वक्त ये भी सोचा होगा कि प्लैनेट्स क्यों इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में सूरज के निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं, उन पर भी तो कोई फोर्स लग रहा होगा। उसी फोर्स को न्यूटन ने ग्रेविटी का नाम दिया। ग्रेविटी सन 1687 में मोशन के 3 लॉज के साथ न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी दिया। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स विद अ फोर्स दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ देयर मासेस। F इज इक्वल टू m1 F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। खैर, इसमें अभी और भी बहुत सी मैथ्स हैं, लेकिन वो आपने पढ़ी होगी, सभी जानते हैं। खैर, दुनिया चांद तक पहुंच गई, या यूँ कहें कि 12 यूरोपियंस चांद तक पहुंच गए और हम लोग अभी ग्रेविटी पे ही अटके हैं। सो ग्रेविटी एक फोर्स है। ग्रेविटी इज़ अ फोर्स। दिस वॉज फर्स्ट टोल्ड बाय सर आइजैक न्यूटन इन 17th सेंचुरी। उसके बाद 20वीं शताब्दी में आइंस्टीन ने आकर उन्हें गलत प्रूव कर दिया। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से
ग्रेविटी स्पेस और टाइम में बना एक कर्वेचर है, एक वक्रता है जो मास और एनर्जी के द्वारा बनाई गई है। इसी वजह से अर्थ के सेंटर की तरफ हर ऑब्जेक्ट, हर चीज़ अट्रैक्ट होती है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ग्रेविटी इज अ कर्वेचर in space and time caused by mass and energy. It is a result of each object responding to the effect that the other has on space and time surrounding it. इसको अच्छे से समझने के लिए ये इमेजिन करिए कि ये स्पेस और टाइम कुछ नहीं, एक बहुत बड़ा, एक विशाल स्ट्रेची खींचने वाला कपड़ा है। फ़िलहाल के लिए कपड़ा एकदम सीधा और सपाट है, लेकिन जैसे ही इसमें मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे कि स्टार्स और प्लैनेट्स डाले जाते हैं, इस कपड़े में बेंड आ जाता है। इस कपड़े में बेंड आएगा और वो कपड़ा उस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द कर्व हो जाएगा। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही बड़ा बेंड होगा और उतना ही ज़्यादा कपड़ा उसके इर्द गिर्द कर्व होगा। इसी बेंडिंग को आइंस्टीन ने ग्रेविटी कहा। कोई भी चीज़ छोटी से छोटी, यहाँ तक लाइट भी जब स्पेस एंड टाइम में ट्रैवल करती है तो उसे भी कर्व्ड पाथ फॉलो करना पड़ता है। इसी वजह से प्लैनेट्स स्टार्स के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ये ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि अर्थ के मास के द्वारा डाला गया स्पेस और टाइम पर प्रभाव है। ग्रेविटी का रिलेशन डार्क मैटर या डार्क एनर्जी से भी बताया जाता है। सन 1930 में एक साइंटिस्ट हुए फ्रिट्ज ज़्विकी, जिन्होंने ये बताया गैलेक्सीज़ को गैलेक्सी क्लस्टर में एक इनविजिबल मास होल्ड करके रखता है। इसी इनविजिबल मास को हम डार्क मैटर कहते हैं। इस डार्क मैटर के एनर्जी को डार्क एनर्जी कहा जाता है। यही डार्क एनर्जी यूनिवर्स के एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी गई है। इसी डार्क एनर्जी के द्वारा यूनिवर्स का एक्सपेंशन होता है। अब बात करते हैं अपने भारत की। हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने क्या कहा इसके बारे में। दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे पहले ब्रह्मगुप्त जी ने, महान ऋषि थे ब्रह्मगुप्त, इन्होंने 1628 में सबसे पहले ग्रेविटी के बारे में बताया। इन्होंने इसे गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया। उन्हीं के बाद 12वीं शताब्दी में एक दूसरे महान ऋषि आए जिनका नाम था भास्कराचार्य। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को आकृष्ट शक्ति कहा। उन्होंने ग्रेविटी पर कई श्लोक लिखे, आकृष्ट शक्ति पर कई श्लोक लिखे। उन्हीं का यह एक श्लोक है, आकृष्ट शक्तिश्च मही तय्यत खष्टम गुरु स्वाभिमुखम स्वशक्तया आकृष्यते तत्पततीव भाति समय समन्तात क्वा पतत्वियम खे फ्रॉम एवरीवेयर where does it fall? It indicates Earth has a natural pulling force that draws all objects towards it. अब बात करते हैं केपलर के लॉज की। जोहानस केपलर एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, फिलोसोफर, एस्ट्रोलॉजर और राइटर भी थे। काफ़ी कुछ थे। उन्होंने 1609 में प्लानिटरी मोशन पर 2 लॉ पब्लिश किए और तीसरा लॉ उन्होंने पब्लिश किया 1619 में। तो ये लॉज क्या थे? व्हाट आर द केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन? पहला लॉ था कि सारे प्लैनेट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट का पाथ फॉलो करते हैं सन के अराउंड।
जिनमें से सन 2 में से एक फोकस पर स्थित रहता है। केपलर का दूसरा लॉ, अगर किसी प्लैनेट को हम एक सीधी लाइन से सन से जोड़ें तो वो एक निश्चित समय पर निश्चित एरिया ही कवर करेगा। केपलर का तीसरा लॉ था, एक प्लैनेट सन की ऑर्बिट करने में जितना टाइम लेता है उस समय का स्क्वायर सेमी मेजर एक्सिस के लेंथ के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये थे 3 लॉज केपलर के। केपलर से पहले दुनिया यही मानती आई थी कि अर्थ सेंटर है यूनिवर्स का, अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। कोपरनिकस को पढ़ने से पहले केपलर भी यही मानते आए थे, लेकिन कोपरनिकस के वर्क में भी केपलर को कुछ प्रॉब्लम लगी। उनके हिसाब से प्लैनेट सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं करते हैं, प्लैनेट का मोशन बहुत ही स्ट्रेंज और इर्रेगुलर होता है। इसी पर शोध करने के लिए उन्होंने टाइको ब्राहे के साथ काम करना शुरू कर दिया। उस समय पर टाइको ब्राहे भी ये मानते थे कि अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। वो अर्थ सेंटर पर स्टेशनरी स्थिर रहती है और अपने भारत में भी यही माना जाता था कि सारे ग्रह सूर्य और चंद्र मिला के सब पृथ्वी के चक्कर काटते हैं। इसी पर अपना इतना सटीक ज्योतिष शास्त्र आधारित है जो सदियों से चलता आ रहा है। साइंस इतना डेवलप होने के बाद भी सोलर सिस्टम और ग्रेविटी को सही से एक्सप्लेन कर पाने में कहीं ना कहीं असमर्थ है। सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम के बारे में मेरे ख्याल से वही एकदम सही बता सकता है जिसने इसको पूरा देखा हो, जो इतनी दूर गया हो कि उसको पूरा सोलर सिस्टम दिखे। वैसे ऐसा तो आज तक हुआ नहीं, तो हम लोगों ने जो रटा है उसी को सत्य मान लेते हैं। बात अर्थ की करें, बाकी प्लैनेट्स की तरह अर्थ भी सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में ऑर्बिट करती है। तो पोल स्टार की पोजीशन चेंज क्यों नहीं होती? रोटेशन में तो समझ आता है। लोगों का कहना है कि पोल स्टार नॉर्थ पोल के एकदम सीध में है और पृथ्वी से काफ़ी करीब है, तो रोटेशन का पोल स्टार की पोजीशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या रेवोल्यूशन से भी पोल स्टार की पोजीशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता? कुछ तो चेंज होना ही चाहिए। अब बात ग्रेविटी की करते हैं। ग्रेविटी, न्यूटन ने ग्रेविटी को फोर्स बताया, आइंस्टीन ने इसे स्पेस और टाइम में एक डिस्टरबेंस बताया। अपने भारत में इसे एक शक्ति के रूप में जाना गया जिसे आकृष्ट शक्ति कहा गया। एटॉमिक थ्योरी भी ग्रेविटी को सही से एक्सप्लेन कर पाने में असमर्थ है। ग्रेविटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। खैर, मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं जो कि होगा मोशंस पर।